चलो भाई। तो कल जो करवाया था क्लियर है सभी को? कितने लोगों को याद नहीं है, ईमानदारी से बताओ। बहुउद्देशीय परियोजनाएं अभी तक जो पढ़ी थी वो कितने लोगों को याद नहीं है? बाकी के लोगों को याद है? पूछ लूं? क्यों याद नहीं है? याद ही नहीं हो रही? क्यों, क्या दिक्कत आ रही है? याद किया था? तो याद करेंगे तो हो जाएंगी, नहीं करेंगे तो नहीं होंगी। हाँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि जिसको हम याद करें और वो याद ना हो। ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है। अगर हम याद करने की कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे नहीं घर पे, तो अपने आप तो जाएगा नहीं, है ना। खाना है तो तोड़कर ही मुंह में डालना पड़ेगा। हम पढ़े हैं नहीं और कह रहे हैं कि याद नहीं है। ये चीज़ें भी गलत होती। चलो देखो, इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। तो सिंधु नदी का तंत्र हमने पूरा पढ़ा दिया था, जिसमें सिंधु नदी पर निमजो बांगजो और दुमखर परियोजनाएं, झेलम नदी पर उरी और तुलबुल परियोजना, चिनाब नदी पर सलाल, बगलीहार, दुलहस्ती और रतले परियोजना, रावी नदी पर केवल रंजीत सागर बांध है, ब्यास नदी पर पोंग और पंडोह डैम याद रखना है, और सतलुज नदी पर कोल, नाथपा, झाकरी और भाखड़ा नांगल डैम याद रखना है। ठीक है, कल ये जो नदी ऊपर नीचे हो गई थी मैंने एक्सचेंज कर दिया है, सही हो गया। ठीक है। इसके बाद ये पूरी लिस्ट मैंने आपको लिखवा दी थी कल। भाखड़ा नांगल डैम पढ़ लिया था। गंगा रिवर से जुड़ी हुई सारी परियोजनाएं, जिसमें हमने एक देवसारी परियोजना पढ़ी थी, किस नदी पर? पिंडर नदी पर, जो अलकनंदा की सहायक नदी है। एक गंगा की सहायक नदी थी रामगंगा, जिसके ऊपर कौन सा डैम है? कालागढ़ डैम। अलकनंदा की सबसे बड़ी नदी है भागीरथी। भागीरथी की सहायक नदी है बिलांगना, जिसके तट पर बना हुआ है टेरी बांध, और एक डैम बना हुआ है कोटेश्वर बांध। जब अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिल जाती है तो क्या बन जाती है? गंगा नदी। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। यमुना नदी पर उत्तराखंड में लखवार व्यासी डैम बना हुआ है, और इसी की सहायक नदी टोंस पर किशाऊ बांध बना हुआ है, और गिरी नदी पर रेणुका बांध और एक हथनी कुंड बैराज बना। ठीक है, तो इसके बाद हमने कुछ प्रोजेक्ट पढ़े थे इस नदी से संबंधित हैं, जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। देखो, गंगा से कुछ नदियां आती जो हिमालय से आकर मिलती, और कुछ नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय भारत से आकर गंगा नदी में मिल जाती हैं, जिसमें हम देखेंगे तो जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, टॉन, सोन, ये सारी नदियां किससे मिलती हैं? गंगा नदी। तो इसमें गंगा और यमुना हमने दो जगह पढ़ा था। तो कुछ नदियां गंगा से मिलेंगी, जैसे ये नदी हो गई हमारी गंगा, और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। तो कुछ नदियां गंगा से मिलती हैं, जैसे गंगा से दो नदियां मुख्य मिलती हैं, कौन कौन सी? एक आपकी टॉन्स, और एक कौन सी है? सोन नदी। गंगा से जो नदियां मिलती हैं उसमें सबसे पहले आती है चंबल। चंबल के बाद सिंध, फिर बेतवा, और उसके बाद केन। और क्रम भी पता होना चाहिए, तो पहले चंबल, फिर सिंध, फिर बेतवा, और फिर केन, फिर टॉन्स और सोन। तो टॉन्स सोन गंगा से मिलेंगी, चंबल, सिंध, बेतवा, केन यमुना से मिलती। इसमें जो प्रोजेक्ट लिखे हुए हैं उनको अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जैसे बाण सागर परियोजना किस नदी पर है? सोन नदी पर। तो सोन नदी पर यहाँ पर हम बना सकते हैं कौन सी? बाण सागर परियोजना। दूसरा देखेंगे तो ज्यादातर परियोजना, तीन परियोजना आपकी बेतवा नदी पर है, सम्राट अशोक, राजघाट और माता टीला। ये तीन आप बेतवा पर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चार हो गई, परीक्षा बांध भी हो जाएगा। तो ये हम मध्य प्रदेश में जब भूगोल पढ़ोगे या पढ़ लिया होगा उसमें और डिटेल से पढ़ा जाता। ठीक है। और एक जो है वो रेहंद नदी पर है। रेहंद कहाँ मिलती है? तो सोन की ही सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन सी? रेहंद। और रेहंद पर जो डैम बना हुआ है
उसका नाम क्या है? रिहंद बांध। रिहंद परियोजना है पूरी की पूरी। और इस बांध के पीछे जो पानी इकट्ठा होता है पूरे, उस पानी को क्या कहा जाता है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। एक हमने पढ़ा था गोविंद सागर, तो गोविंद सागर अलग है और गोविंद वल्लभ पंत सागर अलग है। माइनर सा मिस्टेक होता अगर हमने एक पढ़ा है, हमने गोविंद सागर पढ़ा है, गोविंद वल्लभ पंत सागर नहीं पढ़ा है, तो एग्जाम में अगर गोविंद वल्लभ पंत भी आएगा तो हम गोविंद सागर ही मानेंगे। क्लियर? तो यहां तक हमने कल की क्लास में कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आज कौन कौन नया आया है जो कल नहीं आया था? 2-3 लोग हो, मतलब चेंज होता रहता है ना, कुछ लोग आज आए कल नहीं आएंगे। ये मतलब सीट खाली नहीं भर जाती है ना, तो आपको चेंज करनी होती है। चलो अब हम आगे की कहानी समझेंगे इसकी। इसमें कोसी को लेकर एक पूरी की पूरी बहुउद्देशीय परियोजना है, जिसको हम कोसी बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से पढ़ते हैं। और कोसी नदी कहाँ मिलती है आपको? इसको चाहो तो साथ के साथ बना लेना, हेडिंग डाल लेना, कोसी बहुउद्देशीय परियोजना। तो इस कोसी नदी की बात करेंगे तो जो गंगा नदी हमें मिलती है, गंगा नदी हमें मिलेगी, कहाँ से आती है? उत्तराखंड से, और बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना मुहाना बनाएगी। इसी नदी की एक सहायक नदी हमें बिहार के अंदर मिलती है, जिस नदी को क्या कहा जाता है? कोसी नदी, जिसको बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि ये काफी ज्यादा अपना रास्ता बदलती रहती है, तो बाढ़ वगैरह आने के कारण इसको बिहार का शोक कहा जाता है। शोक मतलब दुख कहा जाता है। तो इसी को, अब ये कोसी नदी कहाँ से निकल कर आती है? ऊपर हिमालय के नेपाल वाले क्षेत्र से निकल कर आती है। तो इसी, अब कोसी नदी पर हमें क्या करना है, क्योंकि बाढ़ प्रभावित नदी है, तो कोसी नदी में सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो कोसी नदी में सबसे बड़ी समस्या क्या है? बाढ़ की समस्या। और इसी बाढ़ के कारण इसको क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहा जाता है। अब इसी बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए क्या बनाया गया? कोसी नदी परियोजना बनाई गई। तो कोसी नदी के पानी को कंट्रोल करने के लिए, ये देखेंगे पूरी की पूरी कोसी नदी है, आगे जाकर ये मिल जाएगी। तो यहाँ पर नेपाल के अंदर ही एक हनुमानगढ़ या हनुमान नगर बैराज क्या मिलता है? हनुमान नगर बैराज। और कल भी मैंने डिस्कस किया था कि जब भी हम बैराज बनाते हैं तो बैराज का उद्देश्य क्या होता है? नदी के पानी को कंट्रोल करना। तो हम क्या करेंगे, इस नदी पर नेपाल के अंदर ही यहीं पर क्या करेंगे, एक बैराज बना देंगे, जिसको क्या कहा जाता है? हनुमानगढ़ या हनुमान नगर बैराज। तो बस आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हनुमानगढ़ या हनुमान नगर बैराज किस नदी पर स्थित है? तो कोसी नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित होगा ये? नेपाल के अंदर। ठीक है, तो ये कहाँ बना हुआ है? नेपाल में बना हुआ। बैराज का उद्देश्य क्या होता है? इसकी बाढ़ को कंट्रोल करना, क्योंकि इससे अब बाढ़ कंट्रोल कैसे होती है? इसमें क्या किया जाता है, इस साइड कुछ नहरें निकाल दी जाती हैं और इधर से कुछ नहरें निकाल दी जाती हैं। तो दोनों तरफ क्या कर दी जाती नहरें। जैसे ही पानी का स्तर बढ़ेगा तो नदी के पानी को क्या कर दिया जाता है? नहरों में डाइवर्ट कर दिया जाता है, जिससे क्या होगा, नदी के अंदर जो जल स्तर बढ़ा हुआ है वो कम हो जाता है। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कोसी नदी के बाढ़ नियंत्रण के लिए क्या किया गया है? तो हम कहेंगे हनुमान नगर बैराज की स्थापना की गई है। बना लो, एक हेडिंग डाल लो, कोसी नदी परियोजना, और उसके नीचे लिख लेना हनुमानगढ़ बैराज, और बैराज के सामने लिख लेना नेपाल। केवल इतना ही याद रखना, ठीक है? और साथ के साथ बना लिया करो, है ना? अब मैं खड़ा रहूंगा, आप लोग बनाएंगे। रिवीजन 2-3 बार होता है, बनाना एक ही बार पड़ता है। तो कोसी नदी परियोजना हेडिंग डालेंगे, गंगा नदी परियोजना के ही अंडर में है ये, और उसके सामने लिख लेंगे कोसी नदी परियोजना के नीचे क्या लिखेंगे? हनुमान नगर बैराज। तो कोसी परियोजना में क्या याद रखना है? हनुमान नगर बैराज। और कहाँ पर स्थित है ये? नेपाल में स्थित। लिख लो आप लोग भी। हाँ लिख लिया, कॉपी बंद है, अपने आप लिख लिया? तो पहले ही बना लिया था, चलो बहुत अच्छे। ठीक है, नदियाँ, कितने लोग हैं जिन्होंने नदियाँ नहीं पढ़ी हैं? सभी लोगों ने पढ़ी हैं, एक दो अपवाद हैं जिन्होंने नहीं पढ़ी।
उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है ना, क्योंकि मैं नदियों को इसलिए ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ कि कहाँ से आती कहाँ जाती, ये ऑलरेडी मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने नदियाँ पढ़ी हुई हैं, गंगा नदी पढ़ी है, ब्रह्मपुत्र वगैरह ऑलरेडी सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है। तो केवल इसमें आपको डायग्राम चाहो तो ये बना लिया करो, डायग्राम से चीज़ें जल्दी याद होती हैं। ऑडियो कभी भी हमारे दिमाग में सेट नहीं होता, कभी भी याद नहीं होते हैं। वीडियो बहुत जल्दी याद होती, गाना भी हमें याद होते, एक दो टप्पे ही आते हैं गानों के, पूरा गाना एक को नहीं आता आज तक। लेकिन 3 घंटे की पिक्चर 10 मिनट में याद हो जाती है, होती है कि नहीं? सैयारा याद हो गई होगी पूरी, है ना? 3 घंटे की पिक्चर 10 मिनट में याद हो जाती है। लेकिन वो 3 घंटे में जो ऑडियो चला था, ऑडियो में मेन मेन डायलॉग याद होते, 3 घंटे के अंदर क्या चल रहा था ये हमें नहीं पता है। 2-4 डायलॉग पता होता, लेकिन वीडियो पूरा चल रहा होता हमारे दिमाग। तो हमारा दिमाग की जो कैपेसिटी है वो क्या है? वीडियो। ऑडियो हमारा दिमाग कभी भी याद नहीं रखता। लोगों के चेहरे याद रहते हैं, नाम याद नहीं रहते हैं। आज मेरा चेहरा आप देख लोगे, याद रहेगा। आपका मैं चेहरा देख रहा हूँ, याद रहेगा, नाम याद नहीं रहेगा। कोई भी अनजान व्यक्ति मिलता, हमें कहते हैं कि देखा हुआ है, लेकिन नाम याद नहीं आ रहा। तो इसका मतलब हमारा ब्रेन क्या करना चाह रहा है? वीडियो या ऑडियो? वीडियो। और हम क्या देते हैं उसको? ऑडियो। भाई जो जिसकी डिमांड है, खाने की भूख, हमारे पेट को भूख लगी हुई, तो मान लो प्यास लगी हुई है, तो प्यास बुझाने के लिए पानी से बुझेगी कि चाय पीने से प्यास बुझ जाएगी? है ना? कुछ देर के लिए रुक सकती है, लेकिन डिमांड फिर भी पानी की लगी, 10 मिनट बाद फिर पानी मांगोगे। भूख लगी हुई तो रोटी ही खाओगे, खाना ही खाओगे। जहर खाने से प्यास थोड़ी बुझ जाएगी। अब खा रहे हो जहर, कह रहे हो प्यास बुझ जाए इससे, नहीं बुझेगी ना उससे। तो जो हमारे पेट की जरूरत है वो पूरी हो रही है, और दिमाग की जरूरत है वीडियो चाहिए, पिक्चर मांगता है वो। ये पिक्चर याद हो जाएगी, ऑडियो याद नहीं होगा। लेकिन हम लोग उसको ऑडियो देते हैं, तो इसलिए हमें चीज़ें क्या है, भूल जाते हैं। इसलिए चीज़ों को कोशिश किया करो कि डायग्राम बनाकर याद करो, चार्ट बनाकर याद करो। जो रामायण की तरह हम कई बार लिख लेते हैं वो आपको याद नहीं होगा। बाँचने में मज़ा आता है, क्योंकि मेहनत नहीं लगती है। जब हम चीज़ों को बाँचते हैं उस समय मज़ा आता है, मेहनत नहीं लगती है। लेकिन जब हमें बनाना पड़ता है, फिर कहते हैं कौन इसको बनाएगा, कौन करेगा, ये मेहनत लगती है। और ये याद होगा, ऑडियो याद नहीं होगा। ठीक है, बड़े आगे हो गया सभी का ये। एक परियोजना लिखेंगे जिसको कहा जाता है पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना। अगली हेडिंग लिखेंगे उसी में, पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना। पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना। पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना। तो ये भी भारत और नेपाल की परियोजना है। इसके नीचे आपको ऐसे ही लिख लेना है, पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना किसकी परियोजना है? भारत और नेपाल की परियोजना। और किस नदी पर स्थित है? काली नदी पर। कहां पर है? तो काली नदी पर पिथौरगढ़। पिथौरगढ़ कहां पड़ता है? उत्तराखंड में। ये प्रोजेक्ट 2018 में बनाया गया था, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, केवल इतना याद रखना है कि पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना भारत और नेपाल की परियोजना है, जो किस नदी पर स्थित है? काली नदी पर स्थित है। और किस के जिले में या किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड के पिथौरगढ़। कम से कम उत्तराखंड याद रख लो कि ये उत्तराखंड में स्थित। क्लियर हुआ यहां तक? अब काली नदी कहां से आती है उसको थोड़ा समझ लेते। इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? मैप बना सकते। इतना लिख लिया, पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना भारत नेपाल की संयुक्त परियोजना है, जो काली नदी पर उत्तराखंड के पिथौरगढ़ में स्थित। ये थ्योरी हो जाती। हमें अब स्थित है ये तो पेपर में नहीं आता। पेपर में काली नदी आएगा, उत्तराखंड आएगा ना, यही आएगा ना। पर स्थित है ये तो पेपर में नहीं आता ना। तो जो पेपर में आता नहीं तो उसको लिख काय को रहे हो, है ना? यह नदी, पेपर में नदी आता, यह नहीं आता, है ना? तो यह लिखने की जरूरत नहीं। तो जितना मैटर कम करोगे उतना क्या होगा, मलाई मलाई खाओ, उसमें से आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। तो ये भारत नेपाल की परियोजना है, काली नदी पर स्थित है। और किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? फिर भी किसी को थ्योरी लिखने का मन कर रहा हो तो मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख सकते हो। यह परियोजना भारत नेपाल की परियोजना है,
जो काली नदी पर उत्तराखंड के पिथौरगढ़ में स्थित है, या केवल लिख सकते हो उत्तराखंड में स्थित है। अब ये काली नदी क्या है इसको समझते हैं। मैं डायग्राम भी बना दे रहा हूं, इसको नहीं देखना, ये तो सिर्फ दिखाने के दांत है। आपने गंगा नदी का नाम तो सुना ही है। ये सब तंत्र गंगा से संबंधित है। अभी तक गंगा की एक बहुत बड़ी सहायक नदी है जो बिहार में मिलती है, जिसका नाम है घाघरा। एक घग्गर नदी मिलेगी, वो राजस्थान में मिलती है। तो घग्गर अलग है, घाघरा अलग है। तो घग्गर राजस्थान की नदी है, घाघरा बिहार की नदी। बिहार में सिर्फ टच करती है, पूरी नदी यूपी में मिलती है। ठीक है, बिहार के छपरा में जाकर ये मिल जाती है। अब ये नदी कहाँ से आती है, तो इसी से एक नदी मिलती है, ये भी नेपाल से आती है। तो नेपाल से एक नदी, यहां पर मान लो ये नेपाल है, तो नेपाल से ये नदी लगभग निकल कर आती है, और नेपाल से इसमें एक नदी आकर और मिल जाती है। नेपाल से एक नदी आती है जो इसी नदी के साथ आकर साइड से बना लेंगे, इसी तरफ से आती है और इस नदी में जाकर मिल जाती है। क्लियर। इस नदी को क्या कहा जाता है, इस नदी को कहा जाता है काली नदी। तो नेपाल में तो इसको काली नदी कहते हैं, लेकिन जब ये नदी यूपी में आती है तो इसी को शारदा के नाम से जाना जाता है। शारदा या सरयू। अयोध्या किस नदी पर बना हुआ है, सरयू नदी पर। लेकिन सरयू जो शारदा नदी है, ये शारदा मैया के नाम से भी फेमस है, तो ये काली नदी का ही नाम है। तो काली नदी नेपाल में है, जब ये भारत में आती है यूपी के अंदर, इसी को शारदा के नाम से जाना जाता है। इसी को लेकर भारत ने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, पंचेश्वर बांध परियोजना, जो अभी तक पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। ठीक है, प्रस्तावित है। इसके अंदर अगर एक दो डैम इस परियोजना में याद रखना चाहते हो तो इसमें जैसे एक तो पंचेश्वर बांध है। इस प्रोजेक्ट में कितने बांध हैं, एक पंचेश्वर बांध है, एक इसमें आप टनकपुर, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, टनकपुर बैराज, दो याद रख लेना। तो इसमें जो बांध बनेंगे वो कितने बनेंगे, दो बनेंगे। पहला बांध जो है वो कौन सा है, पंचेश्वर, ये तो नाम से ही क्लियर हो जाएगा, पंचेश्वर बांध। दूसरा टनकपुर, ये इंपॉर्टेंट है, टनकपुर, टनकपुर। और ये क्या है, एक बैराज है। तो आपसे पूछा जाएगा टनकपुर बैराज कहाँ पर स्थित है, काली नदी पर। ये पूरा प्रोजेक्ट नेपाल में ही बना हुआ है, तो नेपाल के अंदर आपको ये दोनों डैम भी मिलेंगे। ये दोनों डैम कहाँ मिलेंगे आपको, नेपाल के अंदर। क्लियर हुआ यहां तक। तो पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है, काली नदी पर। ठीक है, और इसका जो प्रोजेक्ट है वो पिथौरगढ़ उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ है, लेकिन इसमें जो पंचेश्वर टनकपुर बांध है ये कहाँ पर है, नेपाल में। ठीक है, तो इस तरीके से ही आप इसको याद रख सकते। हो गया सभी का, लिख लो, जल्दी लिख लो। तो ये भी आप देखोगे तो ये नदी भी कहीं ना कहीं गंगा नदी की ही सहायक नदी है, गंगा नदी से जुड़ी हुई। ठीक है, के बाद आपका चंबल का प्रोजेक्ट बचा हुआ। तो अभी तक पूरा किसमें चल रहा है, गंगा यमुना के तंत्र से ही जुड़े हुए सारे डैम हम पढ़ रहे हैं। तो 5-6 डैम हमने उत्तराखंड के अंदर पढ़े थे, एक दो डैम आपको मध्य प्रदेश के करवा दिए मैंने, जो यमुना की सहायक नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, कैंट, टॉन्स वगैरह पर बने हुए। ठीक है, तो याद रखने का एक ही फॉर्मूला होता है, वो है रिवीजन। ठीक है, जितनी बार चीज़ों का रिवीजन करोगे, जितनी बार करोगे, आपको वो चीज़ें आसान लगेंगी। पहली बार पढ़ोगे चीज़ें टफ लगेंगी, बार और आसान लगेंगी। जितनी बार पढ़ते जाओगे उतनी बार चीज़ें क्या होती हैं, आसान हो जाती। लेकिन पढ़ोगे नहीं, रिवीजन नहीं करोगे, केवल रजिस्टर भरते चले जाएंगे, फिर दिक्कत आएगी। आज का काम आज कंप्लीट कर लोगे तो कल पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। आज का पेंडिंग है तो फिर कल का भी पेंडिंग होगा, परसों का भी पेंडिंग होगा। जब तक पढ़ोगे तब तक पेंडिंग में ही पड़े रहोगे, कवर नहीं कर पाओगे चीज। इसलिए जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हो साथ की साथ उसको क्या करो, कंप्लीट करो। घर पे जाके पढ़ो, कोई डाउट आ रहा है अगले दिन क्लास में आके पूछो कि हमारा डाउट है, ये हमें समझ में नहीं आया, नई चीज़ मिल रही उसको ऐड करो। ठीक है, आजकल ज्ञान की कमी नहीं है, याद रखना। ज्ञान तो आपके जेबों में, एआई पड़ा हुआ है, मोबाइल पड़ा हुआ है। पहले तो होता था गूगल पर सर्च करेंगे, आजकल तो एआई आ गया, इतना आसान हो गई हैं चीज़ें कि पढ़ाई बिल्कुल ईजी हो गई है।
लेकिन उसी इजी के ज़्यादा सरल होने के कारण हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, डाइवर्ट हो रहे हैं। ठीक है ना, हो गया सभी का। इसके बाद एक हेडिंग डाल लो, चंबल परियोजना। चंबल परियोजना ये मध्य प्रदेश में भी आपको पढ़ाई जाएगी। चंबल परियोजना में जो बांध बने हुए हैं वो केवल बांध याद रखेंगे। चंबल प्रोजेक्ट में कौन कौन से डैम आते हैं, तो इसमें एक तो आता है गांधी सागर, गांधी सागर, दूसरा राणा सागर, तीसरा जवाहर सागर। ये तीन शॉर्टकट याद रखना है तो गरज के नाम से याद रख लेना, गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ बने हुए वो सब अपन एमपी में अलग से पढ़ेंगे जब चंबल नदी डिटेल से पढ़ी जा, या जिन्होंने पढ़ी होगी उनको पता होगा। अभी छोटा सा मैप में आपके लिए बना दे रहा हूँ, अगर आपको बनाना है तो पहले तो ये देखो चंबल किसकी सहायक नदी होगी। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए गंगा, गंगा की सहायक नदी यमुना, और यमुना की सहायक नदी चंबल। क्लियर हो गया, चंबल यमुना की सहायक नदी है और यमुना गंगा की सहायक। चंबल नदी पर 3 डैम आपके बने हुए हैं। पहला डैम बना हुआ जिसको कहते हैं गांधी सागर, दूसरा डैम आपका मिलेगा जो है राणा सागर, तीसरा डैम है जिसको कहते हैं जवाहर। अब इसमें याद रखना कि जो जवाहर सागर है ये डैम राजस्थान में है, और राणा सागर भी कहाँ पर है, राजस्थान में। गांधी सागर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के मंदसौर वाले क्षेत्र में। ठीक है, क्योंकि चंबल नदी कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के किस जिले से, इंदौर के महू की जाना पाऊ की पहाड़ियों से। फिर मध्य प्रदेश के 3-4 जिलों को क्रॉस करती है, फिर मंदसौर के बाद प्रवेश कर जाती राजस्थान में। फिर राजस्थान मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हुए, राजस्थान के साथ सीमा बनाते हुए कहाँ चली जाती है, उत्तर प्रदेश में। किससे जाकर मिल जाती है, यमुना नदी से, टावा के पास में। ठीक है, वो नदी की कहानी है, हमें केवल डैम याद रखने हैं। तो ये नदी में भी शायद आपको बताए गए हो तो ठीक है, नहीं यहाँ कर लेना, गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर। एक इसमें कोटा बैराज मिलता है, वो भी चाहो तो आप याद कर सकते हो। यहाँ पर आप चाहो तो कोटा बैराज भी लिख सकते हो, ये भी राजस्थान, ये राजस्थान में है। आरजे का मतलब समझ जाओगे, राजस्थान का ऊपर गलत लिख दिया, ये आपका एमपी में है, ये भी राजस्थान। तो गांधी सागर मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है, राणा सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज कहाँ पर है, राजस्थान। ठीक है, तो ये डैम आपके किसके हो गए, चंबल नदी के डैम होते हैं। ठीक है, बना लो जल्दी। ठीक है, तो चंबल किसकी सहायक नदी है, यमुना की, और यमुना किसकी सहायक नदी। तो इस एक तरीके से चंबल नदी का जो अपवाह तंत्र है वो किस अपवाह तंत्र का भाग है, गंगा यमुना अपवाह तंत्र का भाग है, स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, स्वतंत्र तंत्र नहीं है मध्य प्रदेश का। तो जब भी हम चंबल नदी को आंसर लगाएंगे हम गंगा के साथ लगाएंगे। कई बार क्वेश्चन आता है कि चंबल नदी अपवाह तंत्र किस अपवाह तंत्र का भाग है, अपवाह मतलब नदी का जो क्षेत्र होता है। तो आंसर क्या आएगा, गंगा यमुना अपवाह तंत्र या केवल गंगा अपवाह तंत्र। पूछे किसकी सहायक नदी है तो फिर यमुना, अगर यमुना ऑप्शन में नहीं है तो हम गंगा यूज कर सकते। ठीक है, बना लो। ठीक है, 4 डैम, गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। चलो बढ़े आगे, हो गया सभी का, सभी का हो गया है। नेक्स्ट अब आएगा आपका प्रायद्वीप। ये आपका पूरे का पूरा हमने कंप्लीट कर लिया, सिंधु नदी के तंत्र से जुड़ी हुई परियोजनाएं और गंगा यमुना तंत्र से जुड़ी हुई परियोजना। अब हम परियोजना पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की परियोजना। अब देखो प्रायद्वीपीय भारत जब हम पढ़ते हैं, एक चीज समझ लो यहाँ पर, अब यहाँ पर जो परियोजनाएं हम पढ़ते हैं वो किसकी हैं, प्रायद्वीपीय भारत की।
यहाँ हेडिंग डालना चाहो तो एक हेडिंग डाल लेना, प्रायद्वीपीय भारत की परियोजनाएं या फिर बांध लिख सकते। तो प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन से डैम हैं और कौन कौन से बांध हैं। यहाँ पर हमें पहले ये याद, देखो अगर आपको प्रायद्वीप की नदियां पता हैं तो डैम भी पता होंगे। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को आप देखेंगे तो इसको दो तरीके से डिवाइड किया जा सकता। अगर कुछ नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, इस साइड क्या मिलती हैं, बंगाल की खाड़ी, और इस तरफ क्या मिलेगा, अरब सागर। तो कुछ नदियां अरब सागर में गिरेंगी और कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में। जैसे कुछ नदियों में अगर हम बात करें तो यहां पर आपको मिलेगी एक नदी जिसको कहा जाता है दामोदर। एक आपको दामोदर पता हो रखनी है, दामोदर का डैम पढ़ेंगे। इसके नीचे एक आपको याद रखना है महानदी, और ये क्रम भी याद रख लेना, चाहो तो साथ के साथ बना लो। फिर इसके नीचे याद रखेंगे गोदावरी, बड़ी बड़ी नदियां बता रहा हूं अभी मैं मेन। गोदावरी के नीचे कृष्णा, और कृष्णा के नीचे कावेरी। के बीच में कई छोटी छोटी नदियां हैं, वो अभी हम टारगेट नहीं कर रहे हैं। ये सारी नदियां पूरब की ओर बहती हैं, इनको पूर्वी वाहिनी नदियां कहा जाता है। सबके मुहाने कहाँ पर हैं, बंगाल की खाड़ी में है। इस तरफ जो मिलती हैं वो नदियों में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो नदियां मिलेंगी उसमें बड़ी बड़ी नदियों में देखेंगे तो एक तो आपको नर्मदा मिल जाती है, नर्मदा के नीचे ताप्ती, और नर्मदा के ऊपर यहाँ पर एक माही नदी। बस ये दो तीन नदियां आपको पता होना। इन्हीं नदियों पर बने हुए हमें क्या करने, डैम पढ़ने। ठीक है, तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में, मुख्य नदियों में नर्मदा ताप्ती माही आती हैं, और पूरब की ओर बहने वाली नदियों में दामोदर माही नदी है, गोदावरी कृष्णा है, कावेरी है। ठीक है, मुख्य मुख्य नदियों में। कई बार आपसे उत्तर से दक्षिण का नदियों का क्रम पूछ लिया जाता, तो यहाँ से उत्तर से दक्षिण का क्रम आएगा तो आप आसानी से इसका क्रम बता सकते। इधर का क्रम आएगा तो इधर का क्रम आप बता सकते। इसके अलावा यहाँ पर कई छोटी छोटी नदियाँ हैं, जैसे ज्वारी, मांडवी है ना, जो गोवा के अंदर मिलती हैं, भरत पूजा है, पेरियार है जो के अंदर मिलती हैं, काली है, गंगा वैली है जो कर्नाटक वगैरह। ठीक है, छोटी छोटी नदियाँ हैं उनके ऊपर, लेकिन कोई बड़ा डैम नहीं है। ठीक है, हो गया क्लियर। तो अब इन्हीं को एक एक करके हमें पढ़ना है। पहले हम किसको पढ़ेंगे, दामोदर घाटी की परियोजना पढ़ेंगे। ठीक है, पहली हेडिंग डालेंगे दामोदर घाटी परियोजना। सबसे पहला लिखेंगे दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, बना लो इसको, एक करके इनको पढ़ेंगे। यहाँ पर ज़्यादा नहीं है क्योंकि सिंधु नदी में सबसे ज़्यादा टफ था। सिंधु नदी का तंत्र भी काफ़ी टफ है और उसके ऊपर छोटे छोटे डैम भी काफ़ी टफ हो जाते। तो आज ये परियोजना आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलो हो गया सभी का। सबसे पहले पढ़ेंगे किस पर, दामोदर नदी परियोजना। हेडिंग डालो दामोदर नदी परियोजना। ठीक है, देखो जब भी एक शब्द हम पढ़ते हैं ना बहुउद्देशीय, तो बहुउद्देशीय मतलब मल्टीपर्पज। जब हम टर्म पढ़ते हैं तो मल्टीपर्पज का मतलब क्या होता है, ऐसी नदी जिसके कई उद्देश्य होते हैं। बहुउद्देश्य मतलब वो केवल आपकी बाढ़ नियंत्रण का काम नहीं करती, वो पीने के लिए पानी भी सप्लाई करती है, सिंचाई के लिए भी आपको क्या है पानी उपलब्ध होता है, तो हम क्या बोल देते हैं, बहुउद्देशीय। तो कई छोटे छोटे डैम होते हैं, कई परियोजनाएं कैसी होती हैं, बहुउद्देशीय परियोजना। तो यहाँ पर हम पहले पढ़ेंगे कौन सा, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, दामोदर घाटी परियोजना। अब देखो पहले इसका कुछ कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर इसके फैक्ट में लिखा दूंगा आपको। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि दामोदर नदी कहाँ पर, क्योंकि परियोजना तो तब समझ में आएगी जब आपको दामोदर नदी है। तो बताओ जरा, दामोदर नदी किस राज्य की महत्वपूर्ण नदी है, झारखंड राज्य की
महत्वपूर्ण नदी। यहाँ पर अगर हम मान लें कि ये दामोदर नदी है और ये कौन सा स्टेट हो जाएगा यहाँ पर? झारखंड। झारखंड के क्षेत्र से निकलने के बाद छोटा नागपुर वाला आप जानते हैं बेल्ट मिलता है यहाँ पर, खनिज वगैरह के लिए काफी इंपोर्टेंट है। ये नदी कहाँ जाएगी? तो राज्य की अगर हम बात करें तो झारखंड से चली जाएगी कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। ये तो आपको क्लियर है कि ये झारखंड से निकलती है और कहाँ पहुंच जाती है? पश्चिम बंगाल में। यहां तक सबको पता है। अब कहाँ जाएगी ये? तो पश्चिम बंगाल में किस नदी से जाकर मिल जाती है? हुगली नदी के, क्योंकि ये समुद्र में नहीं गिरेगी। कई बार हमें ये भी पहचानने को आता है कौन सी नदी समुद्र में गिरती है, कौन सी सहायक नदी है। तो दामोदर स्वतंत्र नदी नहीं है, बल्कि कैसी नदी है? सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है? हुगली की। अब हुगली कहाँ से आ गई? हुगली क्या है? गंगा की सहायक नदी। देखो, इसी के ऊपर चल रही है गंगा नदी। यहां पर इसी के ऊपर क्या चल रही है? गंगा नदी। गंगा नदी जब पश्चिम बंगाल में आती है तो ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में क्या होती है? दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। तो जो गंगा नदी है वो तो आपकी सीधी यहां पर चली जाएगी बांग्लादेश के अंदर। तो यहां पर तो गंगा नदी आ जाएगी और ये कहाँ पहुंचेगी? बांग्लादेश के अंदर। तो गंगा नदी कहाँ पहुंच जाती है? बांग्लादेश में, जहां पर इसका जो मुहाना है वो कहाँ बनेगा? बंगाल की खाड़ी के अंदर। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करेगी। लेकिन गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता? पद्मा। तो गंगा नदी को पद्मा, फिर बाद में इसको मेघना भी बोल देते हैं, वो छोड़ देना अभी। अब यहां पर याद रखेंगे कि यहां पर देखो, समझ लो एक चीज और, गंगा नदी पर यहां पर एक बैराज बना हुआ है जिसको कहते हैं फरक्का बैराज। ये कहां पर है? वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो गंगा नदी पर क्या बनाया गया है? फरक्का बैराज बनाया गया। बैराज का काम क्या होता है? पानी को डाइवर्ट करना। अब फरक्का बैराज किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी पर। गंगा ऑप्शन में ना आए तो हम हुगली भी लगा सकते हैं। अगर गंगा ऑप्शन में नहीं है तो क्या लगा सकते हैं? हुगली आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के जॉइंट पर बना हुआ है। फरक्का बैराज क्यों बनाया गया था? क्योंकि यहाँ बाढ़ की ज्यादा समस्या तो है नहीं। समस्या क्या है? ये जो हुगली नदी है, देखो समझ लो जरा इसको। अब हुगली नदी जो दक्षिण की और पश्चिम बंगाल की सबसे महत्वपूर्ण नदी है ये। तो पश्चिम बंगाल में जब ये नदी जाती है दक्षिण की ओर और पश्चिम बंगाल में मुहाना बनाती है आपकी, ये भी कहाँ बनाएगी? बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाएगी। इसके बगल में एक बंदरगाह है। पश्चिम बंगाल के नीचे एक कौन सा बंदरगाह है? कोलकाता। तो पश्चिम बंगाल के अंदर क्या मिलेगा आपको? कोलकाता या कोलकाता मिलेगा। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल की सबसे दक्षिण वाले एक बहुत बड़ा बंदरगाह भी है। अब इस दूसरा क्या, यहाँ पर नदी का डेल्टा भी बन रहा है। तो जो कलकत्ता बंदरगाह बना हुआ वो डेल्टा क्षेत्र में बना हुआ है। तो डेल्टा क्षेत्र के अंदर क्या होता है? मिट्टी की बहुत ज़्यादा समस्या होती है, क्योंकि जब भी हम, जैसे मान लो कि ये डेस्क आप देखोगे तो यहाँ पर ये मान लो बंदरगाह है, तो बंदरगाह पर जगह ऐसी होनी चाहिए ना, तभी तो जहाज खड़ा होगा। अब क्या होता है? यहाँ पर भर जाती है पूरी की पूरी मिट्टी। जब मिट्टी भरेगी तो क्या जहाज इस बंदरगाह तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाए। यानी कि उसको कहते हैं गाद। क्या बोलते हैं? गाद। मिट्टी को क्या बोला जाता है? गाद। तो कलकत्ता बंदरगाह की सबसे बड़ी समस्या क्या है? गाद की समस्या या मिट्टी की समस्या कह सकते। अब इन्होंने फरक्का बैराज बनाया। ये लोग क्या करते हैं? इस फरक्का बैराज से जब भी इसमें गाद जमा होती है तो कलकत्ता बंदरगाह पर क्या जमा हो जाती है? गाद या मिट्टी कह सकते। तो गाद या मिट्टी की एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर। अब इस समस्या को क्या किया जाएगा? फरक्का बैराज का पानी किधर डाइवर्ट कर दिया जाएगा? हुगली नदी में। तो तेजी से हुगली नदी के अंदर पानी छोड़ा जाएगा। तो जब ये पानी तेजी से मुहाने पर आएगा, और डैम से पानी आ रहा है, मिट्टी तो नहीं आ रही होगी, मिट्टी तो पानी में बैठ जाती है, डैम से साफ पानी आएगा। तो जब साफ पानी छोड़ा जाएगा तो कलकत्ता के मुहाने पर जमा मिट्टी क्या हो जाएगी? साफ हो जाएगी। अब वहां पर हाथ फाड़े लेके थोड़ी, हंसिया कुल्हाड़ी फाड़े लेकर वहां पर साफ करेंगे।
तो अब क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा है, मशीनें थोड़ी लगाएंगे वहाँ पर जेसीबी, तो प्राकृतिक तरीके से ही हम उसको क्या कर देते हैं, साफ कर दे। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि कलकत्ता बंदरगाह की गाद की समस्या को लेकर किस बांध का निर्माण किया गया, तो फरक्का बैराज का। यहाँ क्वेश्चन आएगा कि फरक्का बांध का निर्माण क्यों किया गया है, तो हमें याद होना चाहिए कि कलकत्ता बंदरगाह में गाद की मिट्टी की समस्या को सॉल्व करना। तो अगर आपने ये चीज, मैं कह रहा हूँ भले ही आपने अगर इतना सुन लिया है ना, जीवन में कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आपसे टकराएगा तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि हमने इस तरीके से कहीं ना कहीं सुना हुआ है। अब हमने सुना ही नहीं है, मैं सुनाऊँ ही नहीं आपको, और फिर क्वेश्चन आ जाए तो फिर क्या करोगे, तो फिर गलत हो जाता। अब ये फरक्का बैराज किस नदी पर बना हुआ है, हुगली नदी पर। तो हुगली नदी गंगा की सहायक नदी है या इसकी वितरिका है, वितरिका है, क्योंकि ये मिल नहीं रही है बल्कि गंगा नदी से क्या हो रही है, अलग हो रही है। सहायक नदी वो होती है जो किसी नदी से जाकर मिलती है, बल्कि ये गंगा से टूटकर अलग हो रही, तो इसको क्या बोलते हैं, वितरिका बोलते हैं। तो हुगली क्या है, यहाँ पर एक वितरिका है। और इसी हुगली नदी से आकर मिलती है कौन सी नदी, दामोदर नदी। ये कौन सी नदी हो जाएगी आपकी, दामोदर। क्लियर हो गया। तो दामोदर किसकी सहायक नदी है, हुगली की, और हुगली क्या है, गंगा की एक वितरिका है। क्लियर, कभी भी इसको सहायक नदी मत बना देना कि ये गंगा की सहायक नदी है, सहायक नदी कर दोगे तो गलत हो जाए। तो ये तो नदी की कहानी हो गई, लेकिन हमारा टॉपिक क्या है, प्रोजेक्ट। नदी का मोटा मोटा मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया है, बना लिया ये, ठीक है। तो बना लिया करो भैया, मैं 20 बार बोल चुका हूं कि मैं कम से कम 4 बार रिपीट कर चुका हूं, साथ की साथ बना लिया करो। लेकिन हम पूरा सुना देंगे, जब खड़े हो जाएंगे तब आप लोग बना, है ना। हाथ भी चलाओगे कोई दिक्कत नहीं आती, साथ की साथ बनाओगे कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि मैं रिपीट तो एक ही चीज को 4 4 बार कर रहा हूं ना। पहले बनाने वाला काम पहले कर लेना है, क्योंकि जब मैं पेन चला रहा हूं तो आप भी चलाओ। आ रहा है ना समझ में सभी को। अगर मन कर रहा है कि हमें बनाना है तो अगली बार से जब मैं बनाऊं आप उसी समय नोट कर लो, नोट कर लो, उसके बाद तसल्ली से अपन क्या कर सकते हैं उसको समझ सकते है ना। मेरा उसमें कुछ नहीं जाएगा, नुकसान आपका होगा, क्योंकि फिर टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। अगर हम एक ही टॉपिक को 5 5 दिन पढ़ाते रहेंगे तो फिर आपका सिलेबस कैसे होगा। ठीक है, तो नोट पहले कर लेना है, समझ अपन आसानी से लेंगे। दामोदर घाटी में ये पूरी की पूरी दामोदर नदी आपको याद, इसी के ऊपर डैम बन जाएंगे तो क्या बन जाएगा, दामोदर घाटी का प्रोजेक्ट बन। तो दामोदर की एक सहायक नदी बना लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक नदी ऐड कर लेना, दामोदर की सबसे बड़ी सहायक नदी जिसका नाम है बराकर। बराकर, तो बराकर किसकी सहायक नदी है, दामोदर की। दामोदर किसकी सहायक नदी है, हुगली की। हुगली किसकी वितरका है, गंगा की। सारी चीजें एक साथ आनी चाहिए, ठीक है। फुर्ती में करो जल्दी फटाफट सब। मैप बनाने में डर लग रहा है आप लोगों को, लोगों को लग रहा है जे काय को बनाएंगे फालतू। चीजें, एक चीज याद रखना, हमारे जो सेंस ऑर्गन होते हैं, एक सेंस कहा जाता है, जैसे नाक कान आंख बॉडी हमारी, ये क्या होते हैं, हमारे ऑर्गन्स होते हैं जो चीज़ों को क्या करते हैं, महसूस करते हैं। जैसे ठंडा गर्म हम महसूस होता है तो हमारा बॉडी की स्किन जो होती है ये भी क्या एक सेंस ऑर्गन है। हम सूंघ कर पता लगा सकते हैं, हम सुनकर चीज़ों का पता लगा सकते हैं, हम जीभ के टेस्ट से पता लगा सकते हैं, खट्टा मीठा तेज कड़वा जो भी। आंखों से देखकर हम चीज़ों को, तो कौन सा सेंस ऑर्गन है जो चीज़ों को याद करने में सबसे बड़ी सहायता कर सकता है, बताओ क्या हो सकता है। सुनना, या बोल बोल कर ज़्यादा पढ़ना, या चीज़ों को देखना। तो चीज़ें याद किससे होती हैं, देखने से होती। आ रही ना समझ में। और थ्योरी को कभी देख नहीं सकते आप, थ्योरी को क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ये क्या है आपको दिखाई देगा, ऐसा डायग्राम बनाकर अगर आप देखोगे उसको तो वो एक साथ पूरा दिखेगा।
और थ्योरी आपको दिखेगी नहीं, थ्योरी बांचनी पड़ेगी, और बांचने से याद नहीं होगा, नहीं तो प्रैक्टिस करके देख लो, बांच के देख लो, याद नहीं होगा। ठीक है ना? इसलिए चीजों को देखोगे, जितना देखोगे उतनी जल्दी चीजें क्या होती हैं, याद होती हैं। घर पे जाके इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करो, आपको चीजें याद हो जाए। एक बार मेहनत लगेगी, बाद में बार बार मेहनत नहीं करनी। ठीक है? हो गया सभी का? चलो आगे समझे अब। अब ये पूरे का पूरा जो प्रोजेक्ट है, तो दामोदर घाटी का जो प्रोजेक्ट है वो किस राज्य में स्थित है? झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट दो राज्यों का प्रोजेक्ट है, एक याद रखेंगे झारखंड और दूसरा पश्चिम बंगाल। ठीक है, और ये कब बनाई गई थी? 1948 में। ठीक है, जिसको दामोदर वैली कॉरपोरेशन, इसको डीवीसी बोलते हैं। इसके लिए पूरे का पूरा एक डिपार्टमेंट बना हुआ जिसका नाम क्या है? डीवीसी। डीवीसी मतलब दामोदर वैली कॉरपोरेशन। तो दामोदर वैली कॉरपोरेशन के अंडर में ये क्या है? पूरे का पूरा कंट्रोल रहता है, जिसमें बहुत सारे डैम हैं। टोटल 8 बांध है इसमें, याद रखना। तो डीवीसी के अंडर में कितने बांध हैं? 8 डैम बने हुए। हमें 8 के 8 नहीं पढ़ने हैं। तो दामोदर घाटी परियोजना का मतलब है कि ये एक प्रोजेक्ट है जिसके लिए 1948 में दामोदर वैली कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी। इस दामोदर वैली कॉरपोरेशन का काम क्या है? दामोदर नदी पर जितने भी बांध बने हुए हैं उन सारे बांधों की देख रेख करना। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है, के लिए क्या बनाया गया? दामोदर घाटी कॉरपोरेशन बनाया गया। कब बना था ये? 1948 में। ये भारत की पहली बहुउद्देशीय, सबसे प्रमुख बहुउद्देशीय योजनाओं में। इस पर कौन कौन से डैम हैं देखो जरा। एक बना हुआ है कौन सा? तलैया बांध, एक है मैथन बांध, एक है पांचेत बांध, एक कोनार बांध और एक दुर्गापुर बैराज। 4-5 मैंने लिखा दिए, टोटल 8 हैं, तो वो ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। जो महत्वपूर्ण है वो। अब देखो, तलैया बांध किस पर है? पराकर नदी पर। मैथान बांध भी किस पर है? पराकर नदी। पांचेत बांध किस पर है? दामोदर। कोनार बांध किस पर है? कोनार नदी। दुर्गापुर बैराज कहाँ पर है? दुर्गापुर, सॉरी, दामोदर नदी। तो मैंने आपको उसी अभी पीछे डायग्राम जो बनवाया था उसमें मैंने इसलिए एक सहायक नदी बनवाई थी। कौन सी? बराकर। क्योंकि बराकर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बराकर नदी पर क्या बने हुए हैं? बांध बने हुए। उसी डायग्राम के अंदर आप क्या कर सकते हो? डैम को ऐड कर सकते। तो जो बराकर नदी बनी है तो बराकर नदी पर 2 डैम बना लो, और जो दामोदर नदी है तो दामोदर नदी पर 2 डैम बना लो। एक और सहायक नदी है छोटी सी, कोनार, और कोनार पर कोनार डैम बना लो। ठीक है, मतलब मैं दोबारा से बना के दिखा दे रहा हूं। जैसे हम यहाँ पर दामोदर बनाएंगे, आप उसी में ऐड कर लेना, दोबारा से नहीं बनानी पड़ेगी। और ये आपकी हुगली नदी हो जाएगी, और इसकी सहायक नदी कौन सी है? बराकर। तो बराकर पर कौन कौन से डैम बने हुए हैं? तो 2 डैम आपके बराकर पर बने हुए हैं। कौन सा? एक तिलैया बांध, एक आपका कौन सा है? मैथन, या मैथान भी बोल देते हैं, मैथान बांध। क्लियर? और जो दामोदर नदी पर डैम बने हुए हैं, तो दामोदर नदी पर कौन सा बना हुआ है? पांचेत डैम, पांचेत बांध बना हुआ है। इसमें एक आपका दुर्गापुर बैराज बना हुआ है। उसी नदी के अंदर आप बना लो। इसी की एक सहायक नदी है यहाँ पर छोटी सी, इसका नाम क्या है? कोनार पर कौन सा डैम है? कोनार। तो कोनार नदी पर कोनार बांध है। बराकर नदी पर 2 डैम है। ये पूछे जाते हैं, डैम से अलग क्वेश्चन आएगा। मेथान डैम किस नदी पर है? ठीक है ना, बराकर नदी पर है। तलैया बांध किस नदी पर है? बराकर नदी पर है। पांचेत डैम किस नदी पर है? दामोदर पर। दुर्गा बैराज किस पर है? दामोदर पर। कोनार बांध किस पर है? कोलार नदी। तो नाम से याद हो जाता है। ठीक है, तो ये उसी डायग्राम के अंदर आप चाहो तो डैमों को बना सकते। ये आपका दामोदर की कहानी भी कंप्लीट। दामोदर के नीचे कौन सी नदी? महानदी। पहले महानदी मिलेगी, ये क्रम याद होना चाहिए। दामोदर के नीचे कौन मिलती है?
महानदी। हालांकि इससे नीचे भी ब्राह्मणी, बैतरणी, सुवर्णरेखा छोटी छोटी नदियां मिलती, तो बड़ी नदी हमें मिलेगी महानदी। हो गया सभी का ये? बना लो जल्दी फटाफट। अलग से नहीं बनाना, जो अभी डायग्राम हमने बनाया था उसी में ऐड कर लो। ये वाला डायग्राम बनाया था उसी में आप लोग ये बना लेना, इसी के अंदर आपका ऐड हो जाएगा। दो डैम आपके इस पर आ जाएंगे, एक डैम यहाँ आ जाएगा, एक डैम यहाँ आ जाएगा, एक कोनार बना के उसके ऊपर डैम बना लेना, वहीं ऐड हो जाएगा। दो दो बार नहीं बनाना है, ठीक है? लिख लो। तलैया बांध बराकर नदी पर, मेथान बांध बराकर नदी पर, पांचेत डैम दामोदर नदी पर, कोलार बांध कोलार नदी पर, और दुर्गापुर बैराज दामोदर, ठीक है? अब अगली नदी कौन सी आती है? महानदी। महानदी पर कौन सी परियोजना, कौन सा डैम है? महानदी पर कोई डैम है? हीराकुंड। ये तो हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है? महानदी। बनाओ जल्दी बनाओ फुर्ती में सभी लोग। अभी भारत के भूगोल में पर्वत वगैरह सारे हो गए हैं आपके, नदियां पूरी हो गई हैं, और शुरू का जो इंट्रोडक्शन वगैरह होता है अक्षांश देशांतर वो सब हो गया। इसके बाद के हमें टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है सारे? के बाद कौन सा टॉपिक पढ़ना बताओ? बायोलॉजी? ज्योग्राफी में बायोलॉजी कहाँ से आ गई? मैं सब्जेक्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अभी ज्योग्राफी का अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है? नेशनल पार्क का। नेशनल पार्क पढ़ा देंगे, ठीक है? उसमें फॉरेस्ट और पूरे के पूरे नेशनल पार्क, जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र आएंगे, रामसर सूची से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? वो कर लेंगे। टॉपिक सारे करवाऊंगा, ऐसा नहीं कि महानदी परियोजना अगली हेडिंग डालेंगे, महानदी परियोजना। महानदी परियोजना में कौन कौन सी परियोजनाएं आती हैं? तो महानदी में सबसे प्रमुख हैं हीराकुंड, एक ही चाहो तो याद रख लेना। अब महानदी का अगर डायग्राम बनाओगे तो सिंपल आपका महानदी का डायग्राम, केवल महानदी बना लो, तो छत्तीसगढ़ से निकल कर आती हैं, और मोहाना कहाँ पर बनता है? बंगाल की खाड़ी के अंदर। और किस किस राज्य में मिलेगी ये? पहले तो कौन से राज्य में मिलेगी ये? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ से कहाँ चली जाएगी? उड़ीसा में चली। दो राज्यों के अंदर मिलेगी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। क्लियर? छत्तीसगढ़ में कहाँ से उद्गम होता है बताएंगे, ठीक है? लिखना चाहो तो मैं लिख दे रहा हूँ, आपको पता है सिहावा पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, ठीक है? रायपुर के पास में मिलती हैं ये सिहावा की पहाड़ियाँ, रायपुर। तो यहाँ से इस नदी का क्या होगा? उद्गम होगा। मुहाना कहाँ पर हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी में। दो राज्यों से प्रवाहित होगी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। क्लियर? अब इसमें जो डैम बना हुआ है, सबसे प्रमुख डैम यही है। कौन सा डैम है ये? हीराकुंड। तो ये महानदी पर बना हुआ है, लेकिन किस राज्य में बना हुआ है? यहां पर बनाएंगे हम इसको। तो हीराकुंड जो बांध है ये किस नदी पर बना हुआ है? महानदी पर। लेकिन किस राज्य में बना हुआ है ये भी हमें याद होना चाहिए कि ये महानदी पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा राज्य में स्थित, ये होती है थ्योरी। मैप से अगर बनाओगे तो इस तरीके का छोटा सा महानदी का डायग्राम बना लोगे, और उसमें आप उसमें इस हीराकुंड बांध को ऐड कर सकते। एक ही बड़ा प्रोजेक्ट है हीराकुंड, बाकी छोटे छोटे हैं, करना चाहो तो कर लेना, छोड़ना चाहो तो छोड़ देना, बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये इसकी सहायक नदियां मिलती हैं, हसदेव हो गया, सोंडूर हो गया, ये छोटी छोटी सहायक नदी। अगर चाहो तो मैं मैप में ऐड कर देता हूँ। तो इसमें हसदेव, सोंडूर आपको इस तरफ से मिल जाएगी, हसदेव आपको इस तरफ से मिल, आप चाहो तो एटलस के अंदर देख सकते हो, इसी तरफ से आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर हसदेव नदी मिल जाएगी,
यहां पर आपको सोंडूर नदी मिल जाएगी। सोंडूर नदी पर कौन सा प्रोजेक्ट बना हुआ है, कौन सा डैम है, सोंडूर बांध है, ये तो नाम से क्लियर हो जाएगा। अब इसको तो याद ही नहीं रखना, लेकिन याद ये करना पड़ेगा कि सोंडूर बांध किस नदी पर स्थित है, सोंडूर नदी पर। अब 99% में वो सोंडूर ऑप्शन में नहीं देगा, वो महानदी देगा। सोंडूर बांध किस नदी पर है, महानदी पर। ऐसे ही जो हसदेव है, तो हसदेव पर क्या बना हुआ है, मिनी माता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। मिनी माता या मिनी माटा कह सकते हैं, तो मिनी माटा बांध, तो ये किस नदी पर है, हसदेव नदी पर। इसके अलावा इसकी बहुत सारी सहायक नदियां, सुंदूर, पेरी, ओंग, गैंग टॉक, टुकटैल वगैरह नाम सुने होंगे या पढ़े होंगे। तो टैल बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। क्या, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी नहीं मिलती इसमें, ब्राह्मणी इसी के नीचे मिलती है, अलग से मिलती है। तो हीराकुंड, मिनी माता और सोंडूर। हीराकुंड महानदी पर, केवल याद रख लो, उड़ीसा राज्य में स्थित। ठीक है, बाकी के दो मर्जी हैं, करना चाहो कर लेना, लेकिन लिख लेना जरूर। मिनी माटा इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। वो ज्यादातर आपको छोटी छोटी नदियां नहीं पूछेगा, केवल महानदी पूछेगा। ठीक है। महानदी के नीचे कौन सी नदी होगी, महानदी के नीचे कौन सी नदी आएगी, गोदावरी। महानदी के नीचे मिलेगी आपको कौन सी नदी, गोदावरी नदी। ठीक है। गोदावरी नदी से कौन सी, तो आपकी नदियां भी रिवीजन हो रही हैं और साथ में आपके डैम भी बनते जा रहे हैं। ठीक है। नदियों में एक काम और कर लेना, शहर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नदियों पर कौन सा शहर किस नदी पर बना हुआ है, इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जितनी भी नदियां पढ़ोगे तो नदियों के साथ साथ शहर और उनके बांध कंप्लीट कर लेना। छोटे छोटे कई बार शहर पूछ लेता है कि ये शहर किस नदी पर बना हुआ है। जैसे रांची किस नदी पर बना हुआ है, किस नदी पर है रांची सिटी, किस राज्य में, पहले तो ये बताओ। झारखंड की राजधानी भी रांची है, कहाँ पर है ये, किस नदी पर बना हुआ है, स्वर्ण रेखा नदी पर। ऐसे करके शहर आपसे पूछे जाते हैं। या सिटी का एक मैं करा दूंगा लास्ट में। इसके बाद गोदावरी, तो गोदावरी नदी को अगर हम देखें तो गोदावरी नदी पर एक ये पोलावरम प्रोजेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, पोलावरम परियोजना। ये किस नदी पर है, गोदावरी नदी पर, आंध्र प्रदेश के अंदर। और एक निजाम सागर बांध है जो गोदावरी की सहायक नदी, किस पर है, मंजिरा नदी पर है। गोदावरी पर नहीं है, गोदावरी की सहायक नदी है मंजिरा, उस पर बना हुआ है निजाम सागर बांध। किस राज्य में बना हुआ है, तेलंगाना स्टेट। पहले लिख लो, फिर डायग्राम बना दे रहा हूं इसका। तो पोलावरम बांध गोदावरी नदी पर स्थित है और किस राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। कई बार राज्य पूछा जाता है, कई बार नदी पूछी। और निजाम सागर बांध मंजरा नदी पर है, किस राज्य में है, तेलंगाना। मंजरा क्या है, गोदावरी की एक सहायक नदी। ठीक है, लिख लो जल्दी फटाफट। हो गया। अब इसका अगर हम डायग्राम बनाए तो बताओ जरा, गोदावरी नदी किस राज्य से निकल कर आती है, महाराष्ट्र से। पहला राज्य जो उद्गम राज्य होगा वो महाराष्ट्र होगा। ठीक है, महाराष्ट्र में कहां से निकल कर आती है, ब्रह्मगिरी। ठीक है, नासिक के पास में मिलता है ये शहर।
नासिक शहर में, यहीं से निकलती है ये नदी। और कहां पर गिरेगी? बंगाल की खाड़ी के अंदर अपना मुहाना बनाएगी। क्लियर? इस नदी पर देखेंगे तो किस किस राज्य से आ रही है, तो पहले तो महाराष्ट्र में है, तो पहला राज्य इसमें महाराष्ट्र मिलेगा। महाराष्ट्र के बाद ये नदी कहाँ जाएगी? यहां पर दक्षिण की तरफ ये तेलंगाना को टच करेगा, नीचे की तरफ ये तेलंगाना वाला क्षेत्र टच कर जाता है, और इस तरफ जो टच करता है वो क्या आ जाता है? आंध्र प्रदेश आ जाता है। तो आंध्र प्रदेश के अंदर ही इस नदी पर जो डैम बना हुआ है यहाँ पर, इस डैम का नाम क्या है? पोलावरम परियोजना। तो पोलावरम परियोजना आंध्र प्रदेश में किस नदी पर स्थित है? गोदावरी पर। बोलो। क्या बोल दिया क्या? आप ही लोग बोल रहे थे, आपके कहने पर ही हमने लिख दिया। तो ये सालेर कलसुबाई त्र्यंबकेश्वर आएगा। देख लेना, जो भी आप लोग देख लेना, मुझे अभी डाउट है इसमें। त्र्यंबकेश्वर या त्र्यंबक लिख लेना, त्र्यंबक से। महाबलेश्वर से कौन निकलती है? कावेरी, नहीं कृष्णा, त्र्यंबकेश्वर आ जाएगा। जो भी है देख लेना, ज्यादा डिस्प्यूट नहीं करना है उसके ऊपर, जो भी आपको पता है बना लेना, ठीक है। अब देखो मेन आ जाओ। अब नासिक के पास में इसका उद्गम होगा, क्योंकि हमें मेन अभी डैम पढ़ना है, नदी को टारगेट नहीं करना। तो पोलावरम परियोजना किस नदी पर आ गई? गोदावरी नदी पर। अब जो निजाम सागर बांध है ये इस नदी पर नहीं है, इसके नीचे की तरफ से एक काफी बड़ी नदी मिलती है, इसकी दक्षिण की तरफ से। इस नदी का नाम क्या है? मंजीरा। मंजरा भी पढ़ लेते हैं या मंजीरा पढ़ लेते हैं। तो ये गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन से साइड से? अगर नदी इस तरफ जा रही है तो रीजनिंग में दिशाएं पढ़ते हैं, तो नदी ऐसे जा रही है तो ये कौन सा होगा? राइट हैंड, यानी कि दायां। और ऊपर वाला तट कौन सा हो जाएगा? बायां। तो दाएं तट में सबसे बड़ी नदी कौन सी मिलती है? मंजरा नदी मिलेगी। और इसी मंजरा नदी पर तेलंगाना में क्या बना हुआ है? इसी मंजरा नदी पर तेलंगाना में बना हुआ है कौन सा डैम? निजाम सागर बांध। बना लो जल्दी। तो निजाम सागर बांध किस नदी पर स्थित है? मंजरा नदी पर। और मंजरा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी। बना लो जल्दी। हो गया क्लियर सभी का? ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? सिर्फ आपको यहाँ पर मेन एक निजाम सागर बांध याद रखना, तेलंगाना में मंजरा नदी पर है। और पोलावरम परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थित है। एक लास्ट नदी पढ़ेंगे, उसके बाद छोड़ रहे हैं। अगला है कृष्णा नदी। ये हो गया था सभी का? बनाओ जल्दी। कल करा दे? चलो कल करवा देते हैं, ठीक है। तो अब 15 मिनट का और बचा है। कृष्णा है, फिर नर्मदा ताप्ती वगैरह की 2-4 परियोजना है। तो ये मान लो कि 10-15 मिनट का बचा है, और कल ही हम स्टार्ट करेंगे नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान और मध्य प्रदेश भारत का फॉरेस्ट वन, ठीक है। इतना पढ़कर आना, मैं पूछूंगा कल, क्योंकि कल ये लगभग कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट करने के बाद पूछूंगा सभी, ठीक है।